नमस्कार, मैं अवजाज शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मुझे अक्सर एक कहानी सुनाया करते थे। वो कहानी होती थी 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई लड़ाई की। उस लड़ाई को लेकर के हमें अक्सर घरों में कहानियां सुनाई जाती थी कि रूस ने कैसे हमारी मदद की थी। भारतीय जनमानस के मन में रूस की दोस्ती इतनी गहराई से बसी है कि ये लोक कथाओं का हिस्सा तक बन चुका है। भारत के लोग हर हाल में रूस पर भरोसा करते हैं, जबकि शायद ही कोई भारतीय होगा जो अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा करने की सलाह देगा। उसके बावजूद भी अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में भारत की जबरदस्त मदद की है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मौजूदा संघर्ष में रूस की चुप्पी खल रही है। लिहाजा सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बदले जियोपॉलिटिकल हालातों में अब भारत को रूस से उस तरह की मदद की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जैसी उम्मीद हम पहले लगाकर रखते रहे हैं। पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बाद एक सवाल जो बार बार उठ रहे हैं वो ये कि आखिर रूस कहां खड़ा है। क्या दशकों से भारत का आजमाया हुआ दोस्त अब तटस्थ बन गया है? क्या चीन के खिलाफ संभावित संघर्ष के दौरान रूस इसी तरह से चुप रहेगा जबकि भारत को उस वक्त सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होगी? जबकि हकीकत यह है कि भारत के पास आज भी अपने 60 से 70% तक हथियार रूसी हैं। पाकिस्तानी मिसाइलों को आसमान में ही उड़ाने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी रूसी है और रूस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ Su-57 जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी भारत को ऑफर कर रहा है। भारत जब पाकिस्तान के साथ संघर्ष में उलझा हुआ था, उस वक्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को में रूस के विक्ट्री डे परेड में मौजूद थे। वो बतौर मुख्य अतिथि मॉस्को पहुंचे थे। 2013 में राष्ट्रपति बनने वाले शी जिनपिंग की ये 11वीं बार रूस की यात्रा थी। चीन खुद को अमेरिका के साथ चौतरफा उलझा हुआ पा रहा है और उसे एक शक्तिशाली पार्टनर की जरूरत है जो रूस के अलावा कोई और हो नहीं सकता। चीन की नजर ताइवान पर है और डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ताइवान को लेकर उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है जैसा पूर्ववर्ती बाइडेन प्रशासन ने दिखाया था। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच पिछले दिनों अलग अलग बैठकों के बाद जारी कम से कम 3 घोषणा पत्रों में अमेरिका के साथ संबंध में खतरा जताया गया था। दोनों का तर्क है कि अमेरिका एशिया में नाटो का विस्तार करना चाहता है और दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि रणनीतिक जोखिमों को तत्काल खत्म करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष के दौरान चुप्पी को इस चश्मे से देखने की जरूरत है। इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फैकल्टी डॉक्टर मनन द्विवेदी से भी हमने बात की और उनकी भी यही राय थी। जब मैंने उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लेकर भारत को रूस से उम्मीद कम करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी भारत ने रूसी हथियारों को ही पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया है, लेकिन चीन का प्रभाव अब रूस पर है। भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, Su-30 MKI, MiG-29, T-90 जैसे टैंक और न्यूक्लियर सबमरीन जैसे अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म खरीदे हैं। भारत और रूस के बीच के संबंध रणनीतिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक रहे हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद के हालात ने दुनिया में बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। रूस ने ना तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया और ना ही विरोध, लेकिन उसने पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क पर भी कोई टिप्पणी नहीं की। रूसी विदेश मंत्रालय का संक्षिप्त बयान यही था कि हम सभी पक्षों से संयम की अपील करते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए संवाद को प्राथमिकता देने की सलाह देते हैं। यह बयान कुछ ऐसा है जब ताशकंद में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था कि यह युद्ध का युग नहीं है। रूस का बयान डिप्लोमेसी के लिहाज से संतुलित है और रूस भारत के साथ खड़ा है इस विचार का विरोध करता है। आज के जियोपॉलिटिकल हालात में रूस की विदेश नीति कई अहम फैक्टर से प्रभावित होती है, जिसमें रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों का प्रतिबंध, रूस का आर्थिक तौर पर चीन पर निर्भर हो जाना और पाकिस्तान से भी जुड़ाव शामिल है। 2024 में चीन और रूस की सेना ने रूस के सुदूर उत्तर पूर्व में अपनी उपस्थिति दिखाई थी। चीन पाकिस्तान का काफी मजबूत रणनीतिक सहयोगी है और इस स्थिति में रूस का चीन की लाइन से अलग होना संभव नहीं है। रूस अब पाकिस्तान से भी संबंध बना रहा है, जिसके तहत दोनों देशों की सेनाओं ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी किए हैं। दोनों देश धीरे धीरे डिफेंस डील की तरफ भी बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन यहां ध्यान देना यह भी जरूरी है कि भारत भी रूसी हथियारों पर अपनी निर्भरता कम कर चुका है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2013 तक भारत ने अपने 76% हथियार रूस से खरीदे थे, लेकिन 2013 से 2019 के बीच भारत ने रूस से 36% तक कम हथियार खरीदे। भारत अब इजराइल, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के साथ भी रक्षा सौदे कर रहा है, तो फिर हमें रूस के लिए सीमा रेखा नहीं खींचनी चाहिए।
हालांकि भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोध के बाद भी लगातार रूसी तेल खरीदना जारी रखा है और यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की आलोचना अभी तक नहीं की है। शायद यही वजह है कि यूरोपीय देश पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान भारत को लेकर तटस्थ दिखने की कोशिश करते रहे। डॉक्टर मनन द्विवेदी मेरे इस सवाल को लेकर सहमत थे कि चीन के साथ संघर्ष के दौरान रूस बिल्कुल तटस्थ रहेगा और भारत के साथ हरगिज नहीं आएगा। डॉक्टर मनन द्विवेदी ने कहा कि चीन के साथ संघर्ष की स्थिति में भारत को अमेरिका और यूरोपीय देशों से मदद लेनी होगी। चीन के साथ संघर्ष की स्थिति बिल्कुल अलग होगी और भारत को उसके लिए अभी से नए स्तर की डिप्लोमेसी में जाना होगा। यहाँ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत की तरह चीन ने भी रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रखा है। ऐसे में रूस की तटस्थता को चीन के नजरिए से देखना जाना चाहिए। रूस खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है और उसके पास सीमित संसाधन बचे हैं। ऐसे में वो संघर्ष के दौरान किसी और पक्ष का साथ देने की जोखिम नहीं उठा सकता, खासकर उस वक्त जब चीन उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनने की तरफ है। भारत के साथ अमेरिका की नज़दीकी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। भले ही अमेरिका पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान भारत के साथ पूरी तरह से नहीं दिखा, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि ट्रंप प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने भारत का खुलकर पक्ष लिया था, चाहे वो FBI के चीफ काश पटेल हों या फिर US इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड या फिर अमेरिका की अवर सचिव हों या फिर अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर। हर किसी ने भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है। इसके अलावा भारत क्वाड पार्टनर है जिसका मकसद ही चीन को कंट्रोल करने का है। भारत अब अमेरिका से अत्याधुनिक हथियार जैसे प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहा है। वहीं जी इंजन्स भी भारत में फाइटर जेट का इंजन बनाने के लिए भारत में प्रोडक्शन लाइन स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते रहे हैं कि रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत की स्थिति पहले से मोलभाव वाली रही है। रूस इस बात को समझ रहा है, लिहाजा इन बातों के आधार पर सोचे तो मॉस्को की भारत को लेकर असहजता दिखने लगती है कि भारत भी अब पूरी तरह से गुटनिरपेक्ष देश नहीं रहा है। भारत और रूस के बीच विश्वास का जो रिश्ता रहा है वो डिप्लोमेसी की दुनिया में एक शानदार उदाहरण है, लेकिन वक्त आने लगा है कि जब भारत को अपने सबसे जिगरी दोस्त के साथ दूरी बनानी शुरू करनी चाहिए। हालांकि भारत को अभी भी लंबे वक्त तक रूसी हथियारों पर निर्भरता बनाकर रखनी होगी। S-400 हो या फिर Su-30 MKI T-90 टैंक, इनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट अभी भी रूस से ही हासिल होगी। लेकिन इस हकीकत को भी मानना होगा कि रूस की युद्धग्रस्त अर्थव्यवस्था और चीन से नज़दीकी भारत के लिए एक खतरे की घंटी है और आप जब तक एक रिश्ते से बाहर नहीं निकलते तब तक दूसरे रिश्ते से जुड़ नहीं पाएंगे। अमेरिका और भारत के बीच अभी ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को रूस पर से ऑटोमेटिक सपोर्ट की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए या फिर दरकिनार कर देना चाहिए। भारत को अभी भी UNSC में अस्थायी सदस्यता के लिए रूस की जरूरत है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि रूस पाकिस्तान चीन ट्रायंगल का बनना भविष्य के लिए एक रणनीतिक सिरदर्द है। भारत को डिप्लोमेसी के हिसाब से बहुध्रुवीय संबंध बनाने की रणनीति पर जोर देना चाहिए, जैसा कि भारत कर भी रहा है। भारत को अब खुलकर फ्रांस, अमेरिका, इजराइल और जापान जैसे साझेदारों के साथ संबंध बनाने की जरूरत है ताकि चीन पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत डिटरेंट बने। रूस के साथ संबंध को अभी भी उसी गर्मजोशी के साथ जारी रखना चाहिए, लेकिन अब उसमें से भावनात्मक निर्भरता को निकाल लेना चाहिए। भारत के लोगों को अब स्वीकार करना चाहिए कि रूस अब एक ऐसी स्थिति में है जहां वो चीन की छाया में खड़ा है। लिहाजा भारत को अपनी सुरक्षा, कूटनीति और रक्षा के लिए नए समीकरणों के हिसाब से ढालना चाहिए, न कि भावनाओं के आधार पर। नमस्कार, जय हिंद।